हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 9 अर्थशास्त्र के लिए है। यह वीडियो अर्थशास्त्र का अध्याय 1 यानी पालमपुर की कहानी से संबंधित है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास के सभी प्रश्नों का हम उत्तर लिखेंगे। आपके बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस को हम समझेंगे और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। देखेंगे अभ्यास का पहला प्रश्न। भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। प्रश्न में पूछा गया है अवस्थित क्षेत्र, यानी पालमपुर के अवस्थित क्षेत्र के बारे में हमें लिखना है। अगला पूछा गया है गांव का कुल क्षेत्र कितना है। इसी प्रकार हमें भूमि का उपयोग हेक्टेयर में लिखना है। यह टेबल दिया गया है प्रश्न में। इसमें हमें बताना है कृषि भूमि में से सिंचित भूमि कितने हेक्टेयर है और असिंचित कितने हेक्टेयर है। इसमें दिया गया है भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे कि निवास स्थान, सड़क, तालाब, चरागाह आदि के लिए जो क्षेत्रफल है वह है 26 हेक्टेयर। यानी इसमें हमें सिंचित भूमि का क्षेत्र लिखना है और असिंचित भूमि का क्षेत्र लिखना है। इसी प्रश्न में फिर सुविधाओं के बारे में पूछा गया है, यानी पालमपुर गांव में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि शैक्षिक सुविधा, चिकित्सा सुविधा, बाजार, बिजली पूर्ति, संचार और निकटतम कस्बा, इन सब के बारे में हमें बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। पहला बिंदु है बिंदु क। इसमें हमें अवस्थित क्षेत्र के बारे में लिखना है। हम लिखेंगे पालमपुर पड़ोसी गांवों और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। निकटतम छोटा कस्बा शाहपुर एवं निकटतम बड़ा गांव रायगंज है। पालमपुर एक ऐसा गांव है जो अपने आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से अच्छी तरह से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। पालमपुर का निकटतम छोटा कस्बा शाहपुर है और इस गांव के निकटतम बड़ा गांव है रायगंज। बिंदु ख में हमें बताना है गांव का कुल क्षेत्र कितना है। गांव का सिंचित भूमि है 200 हेक्टेयर, असिंचित भूमि है 50 हेक्टेयर और 26 हेक्टेयर भूमि ऐसे है जिसमें गृह, सड़क, तालाब, चरागाह इत्यादि है। यानी गांव का कुल क्षेत्रफल 276 हेक्टेयर है। अब हम बिंदु ग का उत्तर लिखेंगे। जैसा कि इसमें हमें बताना है भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। कृषि भूमि का कितना क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है। पालमपुर गांव का 200 हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र है, जबकि 50 हेक्टेयर भूमि असिंचित है। पालमपुर गांव का ऐसा क्षेत्र जिसमें निवास स्थान, सड़क, तालाब, चरागाह आदि हैं वह 26 हेक्टेयर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बिंदु घ में दिए गए टेबल को भरेंगे। इसमें हम भरेंगे पालमपुर में क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर शैक्षिक सुविधा की बात की जाए तो पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 उच्च विद्यालय है। अगर चिकित्सा की बात की जाए तो पालमपुर गांव में 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय है। इसी प्रकार पालमपुर गांव में 1 सुविकसित बाजार भी है। पालमपुर के अधिकांश घरों में बिजली आपूर्ति है। अगर संचार की बात की जाए तो सड़कों और परिवहन की सुविकसित तंत्र पालमपुर में है। पालमपुर गांव का निकटतम कस्बा शाहपुर है। इस प्रकार इस प्रश्न में दिए गए सारे पॉइंट्स का उत्तर हमने लिखा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 2। खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? किसान जब आधुनिक विधि के द्वारा खेती करता है तो ऐसी परिस्थिति में अधिक आगत की आवश्यकता होती है, यानी अधिक पूंजी की लागत होती है
और इस तरह की सामग्री या औजारों का निर्माण उद्योगों में किया जाता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हाँ, खेती की आधुनिक विधियों के लिए अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। जब आधुनिक विधि के द्वारा खेती की जाती है तो नए नए सामग्री या नए नए औजार की आवश्यकता होती है और इन सभी औजारों का उत्पादन उद्योग में किया जाता है। HYV बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी ऐसा बीज जो अधिक उत्पादन दे, अधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग आधुनिक कृषि में किया जाता है और इन सभी सामग्री का निर्माण उद्योग में किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की निम्न प्रकार से मदद की। सिंचाई प्रणाली में बिजली से संचालित मशीनों का प्रयोग होने लगा जिससे कृषि उपज बढ़ गई। जब पालमपुर में बिजली नहीं थी उस स्थिति में सिंचाई पारंपरिक तरीके से होती थी, लेकिन बिजली आपूर्ति के पश्चात सिंचाई प्रणाली में परिवर्तन हुआ। इस स्थिति में बिजली से संचालित मशीनों का प्रयोग होने लगा जिससे कृषि उपज बढ़ गई। कृषि उपकरण जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि के उपयोग से कृषि कर्म अधिक सुगम हो सका। जब बिजली की आपूर्ति हुई तो ऐसी स्थिति में किसान विभिन्न प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल करने लगे जो बिजली से संचालित होने लगी। इससे क्या हुआ, कृषि कर्म आसान हुआ और किसानों को सहूलियत हुई। इस प्रकार पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की काफी मदद की। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में मानसून की वर्षा अनिश्चित है। चूंकि कृषि भूमि निश्चित है और इसी भूमि में उत्पादन को बढ़ाना है ताकि जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति किया जा सके। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की अधिकांश क्षेत्र में जो कृषि होती है वह मानसून पर आधारित होती है। यानी मानसून की वर्षा जिस साल अच्छी होती है कृषि उपज उस साल अच्छी होती है। अगर वर्षा ठीक से नहीं होती है तो कृषि उपज ठीक से नहीं होती है। इसलिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादन के लिए भूमि पर्याप्त नहीं है। भूमि की जो निश्चित मात्रा है, जो निश्चित क्षेत्र है, बस वही है। इसीलिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अतः सिंचित भूमि उपलब्ध हो जाने से किसान सीमित क्षेत्र में ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 5। पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे पालमपुर में 150 दलित परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। पालमपुर गांव में कुल 450 परिवार रहते हैं। इन 450 परिवारों में से 150 परिवार दलित परिवार हैं जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 240 परिवार 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं, अर्थात ये छोटे किसान कहलाते हैं। पालमपुर में 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है। ऐसे किसान बड़े किसान कहलाते हैं। इस प्रकार प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? पालमपुर गांव में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसमें अधिकतर लोग श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो कम मजदूरी पर ही काम करते हैं।
सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी पर ऐसे श्रमिक पालमपुर गांव में कार्य करते हैं। इसका क्या कारण है, यह हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में रोजगार के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा है। पालमपुर एक ऐसा गांव है जिसमें 75% लोग खेती का कार्य करते हैं। इसमें अधिकांश लोग श्रमिक होते हैं, यानी छोटे किसान या भूमिहीन किसान होते हैं। ऐसे किसानों के पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए काम करने के लिए इस तरह के श्रमिकों के मध्य परस्पर प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती है। इसलिए लोग बहुत ही कम दरों पर मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं? हमें क्या करना है? हमें आसपास के 2 श्रमिकों से बात करनी है। ये श्रमिक या तो खेती में काम करने वाले हों या विनिर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूर हों। हमें पता करना है कि उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है। उन्हें जो मजदूरी मिलती है ये नकद पैसे के रूप में मिलता है या वस्तु रूप में मिलता है। हमें ये भी पूछना है कि उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है या नहीं, और हमें देखना है कि क्या वे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। तो आइए प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। हमारे क्षेत्र में रामनाथ और दीनदयाल 2 मजदूर हैं जो विनिर्माण कार्य में लगे हैं। जब हम क्षेत्र भ्रमण पर निकले तो हमें 2 मजदूर से बात हुई, एक रामनाथ और एक दीनदयाल, दोनों विनिर्माण कार्य में लगे हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 250 रुपए नगद मिलते हैं। उन्हें नियमित रूप में काम नहीं मिलते और अधिकांश समय वे बेरोजगार रहते हैं। उन दोनों में से दीनदयाल कर्ज में डूबे हुए हैं। यानी हमारे आसपास के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनकी जीवन काफी दयनीय है। इस प्रकार प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 8। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। चूंकि कृषि क्षेत्र निश्चित है और इस कृषि क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसीलिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण तरीका है बहुविध फसल प्रणाली। इसमें क्या किया जाता है, एक वर्ष के अंदर विभिन्न मौसम में अलग अलग फसल का उत्पादन किया जाता है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति की जा सके। इस प्रणाली में किसान वर्ष के विभिन्न मौसम में अलग अलग फसलें पैदा करते हैं। HYV बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी, ऐसा बीज जो अधिक उत्पादन दे सके। पर्याप्त सिंचाई, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज का उपयोग करता है, पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करता है, खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करता है। ये सारे चीजों के परिणाम स्वरूप किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। साथ ही कृषि में आधुनिक मशीनों के उपयोग से पैदावार अधिक होता है। आजकल तकनीकी का जमाना है, ऐसी स्थिति में कृषि के विभिन्न कार्यों के लिए नए नए औजार का निर्माण हो चुका है। कृषि में जब आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में किसान का कार्य काफी आसान हो जाता है, जिससे कम समय में अधिक पैदावार संभव हो पाती है। इस प्रकार आधुनिक कृषि के द्वारा अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सकती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे।
अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। 1 हेक्टेयर भूमि वाले किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान जिसकी कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर या उससे कम है, ऐसे किसान छोटे किसानों के श्रेणी में आते हैं। वे श्रमिक के रूप में भी कार्य करते हैं। जो किसान के पास 1 हेक्टेयर या फिर उससे कम भूमि होती है, ये अपने घर परिवार की भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए ये खेती के साथ साथ श्रमिक के रूप में भी काम करते हैं। ऐसे किसानों को कभी कभी ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता है, अतः मेहनत करने के बावजूद छोटे किसान कर्ज में डूबे रहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 10। मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न होते हैं? जो मझोले या बड़े किसान होते हैं, ये छोटे किसान से भिन्न होते हैं। कृषि से ये पूंजी प्राप्त करते हैं। ये कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, ये छोटे किसानों से कैसे भिन्न होते हैं, ये हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। मझोले और बड़े किसानों को कृषि से बचत होती है और वे पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। जो किसान मझोले या बड़े होते हैं, उनके पास पर्याप्त जमीन होती है, जो कृषि कार्य करते हैं और मजदूरों के द्वारा ये कृषि कार्य कराते हैं। ऐसी स्थिति में वे पूंजी प्राप्त कर पाते हैं, जबकि छोटे किसानों को पूंजी के लिए बड़े किसानों से ऊंची दर पर ऋण लेना पड़ता है। इस ऋण को वापस करने के लिए छोटे किसानों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दिया गया अगला प्रश्न है, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सविता को तेजपाल सिंह 24% की ब्याज दर पर ऋण दिया, जो एक बहुत ऊंची ब्याज दर है। सविता को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो ऐसी स्थिति में वे तेजपाल सिंह के पास गया, जो उन्हें 24% की ब्याज दर पर ऋण दिया। इतनी ऊंची ब्याज दर पर ऋण सविता को वहन करना पड़ा। साथ ही कटाई के मौसम में सविता को तेजपाल सिंह के खेतों में 100 रुपया प्रतिदिन की दर से कार्य करना होगा। तेजपाल सिंह ने यह शर्त लगाया कि जब भी फसल कटाई का मौसम आएगा तो सविता को प्रतिदिन 100 रुपया की मजदूरी पर तेजपाल सिंह के खेतों में कार्य करना पड़ेगा। बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण मिलने से सविता की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी होती। इससे हमें यह समझ में आता है कि तेजपाल सिंह ने सविता का आर्थिक शोषण किया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। हमें करना क्या है कि अपने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले कुछ पुराने व्यक्तियों से बात करना है और हमें पता लगाना है कि आज से 30 वर्ष पहले कृषि में सिंचाई की क्या व्यवस्था थी और उस समय कृषि उत्पादन का क्या स्थिति रहा है, और हमें इसकी तुलना आज के साथ करना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। 30 वर्ष पहले कृषि में पुराने तरीके प्रयोग किए जाते थे। आज से 30 साल पहले कृषि में जो तरीके उपयोग किए जाते हैं, ये काफी पारंपरिक तरीके थे। सिंचाई की कोई विशेष सुविधा नहीं थी। लोग सामान्य तरीके से खेतों में सिंचाई किया करते थे। फसल की जो उत्पादन होती थी वह भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। सिंचाई की बहुत अधिक सुविधाएं नहीं थी। उस समय कृषि मानसून पर निर्भर थी। खासकर उस समय जो कृषि होती थी वह वर्षा पर निर्भर होती थी, क्योंकि सिंचाई की कोई विशेष व्यवस्था उस समय नहीं थी। परंतु आधुनिक कृषि नई तकनीकों पर आधारित है।
आज की जो कृषि है ये तकनीक पर आधारित है। किसान विभिन्न प्रकार के मशीनों का प्रयोग करते हैं। किसान सिंचाई के लिए भी अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई के लिए पंप सेट, नलकूप आदि की सुविधा है। ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनें अब कृषि का अंग बन गया है। इससे कृषि काफी आसान हो गई है। किसान HYV बीज यानी अधिक उत्पादन देने वाले बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों की सहायता से अधिक कृषि उपज प्राप्त कर रहे हैं। अतः आधुनिक समय में कृषि क्षेत्र में अनेक बदलाव हुए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं? इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। ऐसे कार्य जो कृषि के अलावा हो उन्हें गैर कृषि कार्य कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में कितने प्रकार के गैर कृषि कार्य हो रहे हैं, इनकी हमें एक छोटी सी लिस्ट बनाना है। आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। हमारे क्षेत्र में निम्न गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, जैसे कि दुकानदारी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कृषि न करके दुकानदारी करते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग गैर कृषि कार्य जैसे मुर्गी पालन करते हैं। कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता है और इन बर्तनों को बाजार में जाकर बेचा जाता है, जिनमें उन्हें आर्थिक लाभ होती है। इसी प्रकार बढ़ई के द्वारा लकड़ी के फर्नीचरों का निर्माण किया जाता है और वे इससे पैसा कमाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि डेयरी उद्योग। इस उद्योग में दुधारू पशुओं को पाला जाता है और उनसे दूध प्राप्त की जाती है। इन दूध से दूध के बने अन्य उत्पाद का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार दूध या दूध के बने अन्य उत्पादों को बाजार में बेचकर पैसा कमाया जाता है। इस प्रकार डेयरी उद्योग दूध उत्पादन से संबंधित होता है। अगला उपाय है मधुमक्खी पालन। यह भी एक अच्छा रोजगार प्रदान करता है। मछली पालन भी हमें रोजगार देती है। इसी प्रकार अन्य गैर कृषि कार्य जैसे कि मेडिकल स्टोर, परिवहन सेवा, शैक्षणिक कार्य, विनिर्माण कार्य इत्यादि। किसी गांव में आप देखेंगे कि गैर कृषि कार्य बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोग मेडिकल स्टोर खोलते हैं, कुछ परिवहन सेवा जैसे कि टैक्सी, बस इत्यादि का परिचालन करते हैं। कुछ लोग शैक्षणिक कार्य से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि अध्यापक। कुछ लोग विनिर्माण कार्य यानी नए नए मकान के निर्माण में लगे हुए रहते हैं इत्यादि। इन सभी गैर कृषि कार्यों से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस प्रकार प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के दिए गए सारे क्वेश्चंस को हमने बारीकी से समझा और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।